तो चलो बच्चों, एटॉमिक स्ट्रक्चर का लेक्चर नंबर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 2 करते हैं। ठीक है, फर्स्ट वाला आप देख लिए हो, मज़ा आ गया होगा। उतना तो सीख लोगे, उतना कर लोगे तो यार तुम्हें अंदर मतलब एकदम कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा क्वेश्चन में कि यार जब क्वेश्चन करोगे तो बहुत स्मूथली होगा। तो यार मुझे याद करोगी, हाँ कोई मतलब कोई पढ़ाया था यार मुझे। द एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हाइड्रोजन है, ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन है, और उसकी एनर्जी, ये कौन सी एनर्जी भैया? 3 टाइप की एनर्जी होती है। तो जब नहीं बताया गया तो एनर्जी का मतलब टोटल एनर्जी। ठीक है, तो एनर्जी ऑफ हीलियम आयन इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में हीलियम का एनर्जी कितना होगा? अब ये हाइड्रोजन है, ये न्यूक्लियस है, और ये आ गया प्यारे बच्चों n=1 और n=2। तो ये जो होती है n=2, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो ये वाली जो चीज़ है वो यही फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है यार। तो हाइड्रोजन के लिए अगर देखोगे तो एनर्जी इन nth ऑर्बिट जो होती है वो होती है -13.6 n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये तो एनर्जी होती है, हम सबको पता है। अब हाइड्रोजन एटम है, ग्राउंड में है, तो हाइड्रोजन के लिए अगर देखोगे तो हाइड्रोजन के लिए आ जाएगा एनर्जी, वो आ जाएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि Z की वैल्यू 1 है और N की वैल्यू भी 1 है ग्राउंड स्टेट के लिए। बट हीलियम का क्या होगा? हीलियम आयन के लिए क्या होगा? हीलियम प्लस के लिए क्या होगा? तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब n=2 और Z की वैल्यू भी 2 है हीलियम के लिए। तो Z की वैल्यू 2 है, तो एनर्जी इन nth ऑर्बिट -13.6 और मल्टीप्लाई कर दूँ Z का स्क्वायर, हाइड्रोजन हीलियम 2 का स्क्वायर, और इधर मल्टीप्लाई कर दूँ 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर ने 2 का स्क्वायर को खा गया, तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी मतलब सेम होगा। या इसी को हम दूसरे तरह से कर सकते हैं कि ग्राउंड स्टेट में हाइड्रोजन की टोटल एनर्जी हीलियम का फर्स्ट एक्साइटेशन में एनर्जी के इक्वल होता है ना। इंटरेस्टिंग बात। कहता है आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम ग्राउंड स्टेट में 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। आयनाइजेशन एनर्जी मतलब उस ऑर्बिट में, ग्राउंड स्टेट के उस ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन है उसको इन्फिनिटी पर भेजना है। उसको न्यूक्लियस से कैद है ना इलेक्ट्रॉन यार, न्यूक्लियस ने उसको कैद करके रखा, बांध करके रखा है। तो जब हम इलेक्ट्रॉन को पूरी तरह से आज़ाद कर देते हैं, छुड़ा देते हैं, तो उसको हम बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं। 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एटम एक्साइटेड टू हायर एनर्जी लेवल, और देखो एक्साइट हुआ होगा ग्राउंड स्टेट से और हायर एनर्जी में गया होगा, और जब डी एक्साइट होगा तो डी एक्साइटेशन में 6 फोटॉन्स निकले होंगे, 6 फ्रीक्वेंसी, 6 वेवलेंथ, 6 ट्रांजिशन हुआ होगा। ये सारी कहानी हुई होगी। मैक्सिमम वेवलेंथ इमिटेड इन द ट्रांजिशन कॉरस्पॉन्डिंग टू बिटवीन देम। अब देखो इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हैं, एक है स्मार्ट तरीका और एक है बहुत ज़्यादा गधा मजदूरी। तो एक मैं पहले मैं आपको जनरल मेथड से करके दिखाता हूँ। पहले स्मार्ट तरीका से देखो। एक फर्स्ट मेथड है कि एक बच्चा जो ऐसे करेगा वो यार स्ट्रगल नहीं करेगा। एक बच्चा एग्जाम में स्ट्रगल करेगा और ये एक बच्चा जो इस मेथड से करेगा वो उसका तुरंत हो जाएगा वो। ठीक है, पहले समझो। तो ये देखो n=1, n=2, n=3, n=4 और n=5। अब देखो 6 वेवलेंथ या 6 फोटॉन्स एक्साइटेशन में कब निकलते हैं? अगर ग्राउंड इलेक्ट्रॉन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जाता है तो एक ही फोटॉन निकलेगा। सेकेंड में जाता है तो ये एक ऐसे निकलेगा, एक ऐसे निकलेगा, एक ऐसे निकलेगा, 3 ही निकलेंगे। और अगर फोर्थ में जाता है तो एक ऐसे निकल सकता है, एक ऐसे निकल सकता है, 1 2 3 और 4 हो गया, और 5 और 6। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ, समझ रहे हो ना, ये 6 ये 7 ये 6 ट्रांजिशन इस तरह से आ सकता है ग्राउंड स्टेज में, ऐसे आ सकता है और ऐसे आ सकता है। तो ये जो इसका मतलब ये हुआ कि वो 6 में गया, वो 1 2 3 हाँ 4 में गया है, वो एक्चुअली 4 में गया, क्योंकि 3 में रहेगा
अगर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में रहेगा तो एक ही फोटोन निकलेगा जब डी एक्साइट होगा, सेकेंड में रहेगा तो 3 निकलेंगे, ठीक है, 3 मैक्सिमम फोटोन या वेवलेंथ निकलेंगे, और अगर 4 में रहेगा तो 6 पॉसिबल है। तो जब हम सबको पता है कि ये 4 में है तो एक तरीका है, तो ऐसे पता कर सकते हो कि अगर वो 4 में चला गया तो देखो अब 4 में चला गया तो एक तो ऐसे पता कर सकते हो कि 4 में है। दूसरा तरीका ये है कि 4 में जाने का वो हमें नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल्स लाइन्स का फार्मूला लगा दो। जब ग्राउंड में जंपिंग होती है तो नंबर ऑफ लाइन इज इक्वल टू n-1 डिवाइडेड बाई 2। बट ये मेथड थोड़ा सा लेंदी है, पहले इसको मैं पूरा समझा देता हूँ, फिर स्मार्ट वाले तरीके से बताऊंगा, क्योंकि पहले पूरा प्रोसेस समझ लो। तो एक पता है, ये बात पता है कि n इज इक्वल टू 4 में है, एक तरीका है स्पेक्ट्रल पता करने का, और एक मेथड ये फार्मूला है जब ग्राउंड में जंपिंग होता है तो n कितने लाइन्स जनरेट हुए, दैट इज 6 और मल्टीप्लाइड बाई n स्क्वायर और माइनस n और डिवाइडेड बाई 2, मतलब ये आ जाएगा 12 और ये आ जाएगा n स्क्वायर -1, तो ये आ जाएगा n स्क्वायर माइनस n माइनस 12 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया n स्क्वायर माइनस 4n और प्लस 3n दैट इज -12 इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा n-4 और ये आ जाएगा प्लस 3n-4, तो ये आ जाएगा n प्लस 3 और n-4 दैट इज इक्वल टू 0। तो n की वैल्यू आ जाएगी -3, n की वैल्यू आ जाएगी 4। तो जब हमारे पास 2 है तो एक को रिजेक्ट कर दो माइनस वाला और पॉजिटिव एक्सेप्ट कर लो, ठीक है। जब हमारे पास 2 ऑप्शन है, एक माइनस ये पॉसिबल नहीं है और ये प्लस वाला पॉसिबल है, तो ये हमें पता चल गया n इज इक्वल टू 4 में था। आप ऐसे भी पता कर सकते हो, ऐसे भी पता कर सकते हो। अब जब ये बात पता चल गया तो अब हमें ये बात पता करना है कि मैक्सिमम पॉसिबल वेवलेंथ किस ट्रांजिशन में हुआ होगा। तो यहाँ कितने ट्रांजिशन हुए यार, यहाँ पे 6 ट्रांजिशन हुए हैं। तो उस 6 ट्रांजिशन में अब देखो कि मैक्सिमम वेवलेंथ कब इमिट होगा। तो मैक्सिमम वेवलेंथ तब इमिट होगा अब जब आपको एनर्जी लेवल चेक करना पड़ेगा। तो एनर्जी डेल्टा इज इक्वल टू होता है Hc/λ। तो मैक्सिमम लैम्डा मैक्सिमम होगा प्यारे बच्चों जब ये वाली जो चीज़ है वो मिनिमम आएगी। क्लियर है। तो एनर्जी मिनिमम कब होगी, n इज इक्वल टू 1 2 3 4। तो 1 में कितनी एनर्जी होती है -13.6, इसमें कितनी एनर्जी होती है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -1.5 और -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एक तरीका है कि अब जो ट्रांजिशन हुआ है उसमें देख लो कि एनर्जी मिनिमम किस में आ रही है। ये मिनिमम 3 से 2 में माइनस कर दो, तो 3 से 2 में आया है तो माइनस कर दो एनर्जी, फिर कैलकुलेट कर लो, फिर 2 से 1 में कैलकुलेट कर लो, 2 से 1 में जंप किया है तो ये भी डिफरेंस कैलकुलेट कर लो, फिर 4 से 3 में कैलकुलेट कर लो, तो 4 से 3 में कैलकुलेट कर लो एनर्जी डिफरेंस, फिर 3 से 2 में कैलकुलेट कर लो, तो 3 से 2 में कैलकुलेट कर लो। अब जब पूरा कैलकुलेट कर लोगे चारों, फिर देख लो कि डिफरेंस मिनिमम किस में है, और जब जो जिसमें मिनिमम आएगा उसमें लैम्डा मैक्सिमम आएगा। तो इसको कैलकुलेट कर लेना, मिनिमम जो है 4 से 3 में आएगा, दैट इज 4 से 3, दैट इज सी ऑप्शन इसका सही है, ठीक है। तो इसको आप घटा के सब्सट्रैक्ट करके घटा देना, सब्सट्रैक्ट कर देना, आपको आ जाएगा। अब दूसरा स्मार्ट तरीका है, देखो ये जो प्रोसेस है थोड़ा सा लेंदी है, इस क्वेश्चन को आप बड़े स्मार्ट तरीके से कर सकते हो और बाकियों से आगे निकल सकते हो जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो हमें क्या करना है यार, हमें लैम्डा निकालना है, तो डेल्टा इज इक्वल टू Hc/λ मैक्सिमम निकालना है। तो लैम्डा मैक्सिमम तब होगा जब एनर्जी मिनिमम होगी, भाई एनर्जी मिनिमम होगी। और ये इन सभी ऑप्शन में से, इन चारों ट्रांजिशन में से ये देख लो कि किस में एनर्जी मिनिमम होगी। तो एनर्जी मिनिमम हमें कॉन्सेप्ट पहले से ही पता है यार, ठीक है, हमें कॉन्सेप्ट पहले से पता है। n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4। जब मैं थियरी पढ़ाता हूँ तो ये बहुत डिटेल में मैं पढ़ाता हूँ, ये वाली चीज़ जो अभी मैं बता रहा हूँ। जब हम इधर से इधर जाते हैं तो टोटल एनर्जी हमेशा इंक्रीज होती है और उसकी मैक्सिमम वैल्यू 0 होती है एनर्जी, टोटल एनर्जी, और वो होती है 0, और कहाँ होती है इन्फिनिटी पे।
और मिनिमम वैल्यू टोटल एनर्जी की वो होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ग्राउंड के स्टेट में, हाइड्रोजन के केस में Z² और n², और वो होती है यहाँ पे ग्राउंड n=1 के लिए, n=1 के लिए मिनिमम और ये मैक्सिमम, ये आपको पता है। लेकिन अगर ये जो कंजुगेटिव डिफरेंस है, ये वाला जो डिफरेंस है, ये टोटल एनर्जी तो इंक्रीज होती है, पर ये जो कंजुगेटिव डिफरेंस है डेल्टा E1, डेल्टा E2, डेल्टा E3, ये जो होती है डेल्टा कंजुगेटिव डिफरेंस, ये जो एनर्जी डिफरेंस है वो डिक्रीज होती है यार। बात समझ में आ गया? टोटल एनर्जी इंक्रीज होती है बट कंजुगेटिव एनर्जी सेल का डिफरेंस वो डिक्रीज होता है। मैक्सिमम यहाँ होगा और मिनिमम इन्फिनिटी, और लास्ट वाले इन्फिनिटी से पहले वाला, तो ये वाला जो चीज़ है वो डिक्रीज होती चली जाती है एनर्जी लेवल। तो अब देखो इसमें से ट्रांजिशन में देख लो कि अगर 3 से 1 में जंपिंग हुआ, देखो 3 कहाँ है, तो 3 से एक 1 में जंपिंग हो गया, एक ट्रांजिशन, ये डेल्टा E एक फर्स्ट हो गया। अब 2 से 1 में जंपिंग हुआ, तो 2 से 1 में जंपिंग हुआ, तो ऑब्वियसली 2 से 1 में अगर जंपिंग होगा तो सबसे मिनिमम एनर्जी होगी। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, सबसे 2 से लैम्डा मैक्सिमम चाहिए ना, तो एक है 2 से 1, हाँ नहीं डिक्रीज होती है ना, तो ये मैक्सिमम होता है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैक्सिमम होता है, एक 2 से 1 में हुआ और एक 4 से 3 में हुआ। तो 4 से 3 में कहाँ, देखो 4 से 3, ये समझने की कोशिश करना, ये 4 से 3, और एक 4 से 3 हो गया, और एक है 3 से 2 हो गया, 3 से 2 हो गया। ये अब हम सबको पता है कि कंजुगेटिव एनर्जी डिफरेंस डिक्रीज होता चला जाता है, तो इस वाले और इस वाले में कंपेयर कर दो, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा डिफरेंस यहाँ होगा, सबसे कम डिफरेंस यहाँ होगा। तो सबसे कम डिफरेंस यहाँ होगा, इसकी जो एनर्जी डिफरेंस है सबसे मिनिमम होगी, डेल्टा E मिनिमम होगी। तो डेल्टा E मिनिमम होगी, ये भी इससे कम ही होगा यार, ये भी इससे कम ही होगा। तो ये डेल्टा E मिनिमम 4 से 3 में होगी, तो 4 से 3 में लैम्डा मैक्सिमम होगा, मतलब 3 से 4, मतलब सी ऑप्शन इसका सही है। तो ये एक स्मार्ट तरीका, अगर आपको, ये तो मैं आपको समझाने के लिए इतना टाइम लगाया हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बेचारे कमज़ोर होते हैं यूट्यूब पे या इंटरनेट पे, तो उनको समझ में नहीं आता है। जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे तो इसको आप चुटकियों में एक लाइन में कर दोगे, हाँ थर्ड ऑप्शन। और जो लोग इस चीज़ को नहीं समझ पाएंगे, कॉन्सेप्ट को बेहतर तरीके से, वो एग्ज़ाम में जाके स्ट्रगल करेंगे और उनका सिलेक्शन नहीं होगा, सिंपल सी बात है। द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज -13.6। ग्राउंड स्टेट में एनर्जी लेवल कितना है मेरे भाई, तो ग्राउंड स्टेट में एनर्जी लेवल है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। अब देखो, जब व्हेन इट इज इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, तो इट्स एक्साइटेशन एनर्जी, समझने की कोशिश करना, घुमा फिरा के, भाई नाम ही बताना है किसी का और घुमा फिरा के बता रहा, तो घुमा फिरा के बता रहा, तो हम भी लोग n=1, n=2, n=3, ये जो होती है वो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होती है। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ये वाली चीज़ होती है, और ये होती है सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। तो एनर्जी लेवल जो 2 होता है वो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट है, और ये हमारा होता है ग्राउंड स्टेट, ठीक है। तो ग्राउंड स्टेट में एनर्जी कितनी है यार, तो ग्राउंड स्टेट में एनर्जी 13.6 है। तो जनरल एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या है कि -13.6 Z² और ग्राउंड स्टेट में है तो ये आ जाएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये तो ग्राउंड स्टेट में यहाँ पर एनर्जी है। कहता है वेन इलेक्ट्रॉन इन, हाइड्रोजन की ही बात कर रहा है, वेन इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। अब जब ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन था तो वो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जंप कर गया है, अब यहाँ पर है यार, यहाँ पर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में, तो इसकी एक्साइटेशन एनर्जी क्या होती है भैया, भाई एक्साइटेशन एनर्जी वह एनर्जी होती है जो उसको दिया गया एक्साइट करने के लिए, है ना, समझ रहे हो ना। तो एक्साइटेशन एनर्जी वो एनर्जी होती है जो उसको दिया गया एक्साइटेशन करने के लिए। जैसे कोई आदमी, अगर सरकारी आदमी है, जनरली वो काम नहीं करते हैं, ठीक है, जो सरकारी एम्प्लॉय होते हैं बहुत सारे करप्ट होते हैं, तो उनको कुछ घूस दे दोगे, कुछ ब्राइब दे दोगे, कुछ घूस दे दोगे, तो वो तुरंत में काम कर देंगे। तो वो एक्साइटेशन एनर्जी की तरह काम किया पैसा। तो वो वही पूछ रहा है कि इसको कितनी एनर्जी दिया जाए, जैसे फर्स्ट एक्साइटेड
स्टेट में चला जाए। तो इसको बहुत आसान है यार, आपको एनर्जी लेवल पहले से याद है। इसका है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और इसका होता है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका और इसका जब डिफरेंस लोगे डेल्टा ई, तो यही तो एक्साइटेशन एनर्जी है। तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 3.4 घटा दो तो आ जाएगा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हमारा फाइनल सोल्यूशन है। तो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दैट इज ए ऑप्शन सही है। चलो, कहता है टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट इज -13.6। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ है भाई? ग्राउंड स्टेट में है। तो ग्राउंड स्टेट में 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी लेके है। जब एनर्जी बताया नहीं जाएगा तो यहाँ बता दिया, तो टोटल एनर्जी फिर भी मैं कंसीडर करके चलूंगा। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। अब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? तो टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इतना है। तो यार ग्राउंड स्टेट में जो एनर्जी है वो -13.6 है। तो काइनेटिक एनर्जी निकालना है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में। तो सबसे पहले अगर हमें फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की बात करोगे तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ये ग्राउंड स्टेट हो गया n=1 और ये n=2। तो अब इलेक्ट्रॉन 2 में अगर जाएगा तो 2 में टोटल एनर्जी कितनी होगी? तो 2 में इसकी जो टोटल एनर्जी होगी वो हो जाएगी -13.6 n², मतलब ये आ जाएगा 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ग्राउंड टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन है तो ये आ जाएगा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दैट इज द टोटल एनर्जी इन सेकेंड एनर्जी लेवल या फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ये वाली चीज। अब इस एक्साइटेड स्टेट में हमें काइनेटिक एनर्जी पता करना है। तो हम सबको पता है टोटल एनर्जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला, इसको याद कर लो। टोटल एनर्जी माइनस टाइम्स काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी की आधी होती है। ये एक ब्रह्मास्त्र बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ग्रेविटेशन और इधर बहुत काम आने वाला है। याद रखना एक ही जगह माइनस होता है, ठीक है। तो टोटल एनर्जी तो आपका फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में 3 है, तो काइनेटिक एनर्जी से रिलेट कर दो। तो इन दोनों को उठा के लेके आओ। टोटल एनर्जी किसके बराबर होती है? माइनस टाइम्स काइनेटिक एनर्जी। टोटल एनर्जी कितना है? -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और यह आ जाएगा माइनस टाइम्स काइनेटिक एनर्जी। तो माइनस ने माइनस को खत्म कर दिया, तो काइनेटिक एनर्जी = 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या आ जाएगा। तो दिस इज द काइनेटिक एनर्जी। और वैसे भी यार ये सब नहीं करने की जरूरत है, तो तुम्हें वैसे भी कॉन्सेप्ट से याद है कि टोटल एनर्जी मैग्नीट्यूड में काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है। तो यहाँ से ही स्टेप गायब कर दो और ये टोटल एनर्जी 3.4 है तो काइनेटिक एनर्जी उतना प्लस के इक्वल होगा। दैट इज डी ऑप्शन सही है। चलो, एक कहता है मास स्पेक्ट्रोम में, ये बहुत बड़ा डिवाइस होता है, ठीक है, बहुत खतरनाक डिवाइस होता है। हमारे सिलेबस में तो है नहीं और बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों को मॉलिकुलर एटॉमिक लेवल पे यूज होता है। तो मास स्पेक्ट्रोमीटर यूज फॉर मेजरिंग द मास ऑफ आयंस, और भी चीज़ों के लिए होता है, अलग अलग टाइप के होते हैं, ठीक है। द आयंस आर इनिशियली एक्सेलरेटेड टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी। अब कोई आयन है उसको, चलो मान लो ये यहाँ पर एक आयन है, उसको भी पोटेंशियल डिफरेंस लगा के एक्सेलरेट कर दिए हो। एक्सेलरेट कर दिए मतलब मान लो उसको हम कांस्टेंट एक्सेलेरेशन ए दे दिए, वेलोसिटी v दे दिए। अब ये कहता है एंड देन मेड ऑफ द डिस्क्राइब सेमी सर्कल ऑफ रेडियस r इन मैग्नेटिक फील्ड भी। अब जैसे ये आयन है, मान लो ये आयन है, हीलियम का कुछ भी है, ये आयन है। अब जब इधर जा रहा था तो आगे जाके यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड मिल गया, जो मैं लगा दे रहा हूँ बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर अंदर में। तो ये हमने मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया बोर्ड के परपेंडिकुलर बी इनसाइड अंदर। अब हम सबको पता है इस पे फोर्स लगता है Q V क्रॉस B। अगर पॉजिटिव आयन है तो उस पर फोर्स V क्रॉस B लगेगा। तो V इधर है, B अंदर है, तो उस पर फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में लगेगा। तो ये ऊपर की टाइम में ऐसे सर्कल, मैग्नेटिक फील्ड कंप्लीट नहीं है तो वो बाहर आ जाएगा सर्कल का सेंटर O लेके। तो इस सर्कल का जो रेडियस है R है, अगर मैग्नेटिक फील्ड पूरा है तो सर्कल का ऐसे कंप्लीट कर लेगा। तो हमें निकालना है B एंड V आर केप्ट कांस्टेंट। याद रखना है कि वेलोसिटी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस और मैग्नेटिक फील्ड को चेंज नहीं करना है। तो Q/m की वैल्यू निकालना,
चार्ज अपॉन मास Q अपॉन m प्रोपोर्शनल होगा किसके, तो रेशियो निकालना, मतलब इसमें से किसके प्रोपोर्शनल होगा, तो ये वाली चीज़ हमें कैलकुलेट करनी है। तो चलो इसको कर लेते हैं हम लोग Q अपॉन m रेडियस r के टर्म में। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले ये देखो दो कॉन्सेप्ट है। अगर ये चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट कर रहा है, तो एक्सेलरेट कर रहा है तो उसके पास आ रही है क्या, काइनेटिक एनर्जी आ रही है हाफ m वेलोसिटी v का स्क्वायर। और ये काइनेटिक एनर्जी कहाँ से आ रही है, जब पोटेंशियल डिफरेंस भी लगाए हो, पोटेंशियल डिफरेंस भी लगाए हो तो वही तो वर्क कर रही है। तो वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया गया है, अगर इधर माइनस लगा दूं, ठीक है, तो प्लस वाला है तो इधर कहीं प्लस प्लेट होगा तभी तो इधर जा रहा होगा। तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज और मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ से जो मुझे पहला इक्वेशन मिल गया, हाफ m वेलोसिटी v स्क्वायर इज इक्वल टू q और कैपिटल M के इक्वल हो गया, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकेंड, जब ये मैग्नेटिक फील्ड में इंटर कर जाएगा, जब ये मैग्नेटिक फील्ड में इंटर कर जाएगा तो परपेंडिकुलर जा रहा है तो सर्कल में चलता है, मैग्नेटिज्म में हम पढ़ चुके हैं। तो अगर सर्कल में चलता है तो उस सर्कुलर पोज में उस पर इलेक्ट्रिकल, उसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से मिलेगा, मैग्नेटिक फोर्स प्रोवाइड करेगा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू क्या होती है, m वेलोसिटी v स्क्वायर अपॉन रेडियस r, स्पीड का स्क्वायर, और मैग्नेटिक फोर्स होता है QVB साइन 90, क्योंकि वेलोसिटी ऐसे है और मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के अंदर है तो थीटा 90 है। और यहाँ से, तो यहाँ से जो वेलोसिटी v की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी QBR और डिवाइडेड बाई m। दिस इज व्हाट, वह स्पीड है, वेलोसिटी नहीं कहेंगे, ये स्पीड है। तो वो स्पीड की मैग्नीट्यूड आ गया, स्पीड इतना। अब इस स्पीड को अगर मैं यहाँ ले जाके रख दूँ तो मुझे मैग्नेटिक फील्ड और वोल्टेज में, चार्ज में एक रिलेशन दिखने लगेगा। तो इसको मैं हाफ m और वेलोसिटी v का स्क्वायर, मतलब q स्क्वायर b स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन m इज इक्वल टू q और पोटेंशियल डिफरेंस v। तो यहाँ से हमें क्या चाहिए बोलो, q अपान m चाहिए। तो q अपान m निकालने के लिए एक q ने एक q को, ठीक है, तो यहाँ से q अपान m की जो वैल्यू आ जाएगी वो 2 टाइम्स पोटेंशियल डिफरेंस और डिवाइडेड बाई b स्क्वायर और r स्क्वायर, ये जो चीज़ है वो मिल जाएगी। अब हमें रेशियो निकालना है, तो इसका मतलब ये हुआ कि q अपान m प्रोपोर्शनल टू 1 अपान r का स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें दो कॉन्सेप्ट लगता है। कुल मिला के ये जो क्वेश्चन है मैं कहूँगा कि ये एटॉमिक स्ट्रक्चर का नहीं है, ये क्वेश्चन मैग्नेटिज्म का है, क्योंकि इसमें मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिकल के कॉन्सेप्ट लगे हैं। तो 1 अपान r का स्क्वायर मतलब ये 1 अपान, ये ऑप्शन सही है। चलो वीडियो पॉज करो और खुद सॉल्व करने की कोशिश करो प्यारे बच्चों। टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम इज -3.5 इस काइनेटिक एनर्जी। अब ये आसान है, हम सबको पता है कि टोटल एनर्जी का जो मैग्नीट्यूड है वही काइनेटिक एनर्जी है। तो टोटल एनर्जी -3.4 है, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, ए ऑप्शन सही है, ठीक है। या नहीं तो आप ऐसे याद कर लो कि टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस टाइम्स काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी की आधी होती है। तो कितनी हो जाएगी भाई, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस टाइम्स काइनेटिक एनर्जी, और टोटल एनर्जी -3.4 है तो माइनस काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू, माइनस ने माइनस को, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एक आसान सवाल था, ये ऑप्शन सही है। कहता है बोर मॉडल एट एटम। अब इसमें से ऑप्शन है, थ्योरेटिकल है, बोर में मॉडल जो एटम है उसमें से इसमें से कौन सा सही है, ठीक है। बोर का जो अगर हम पढ़ चुके हैं बोर मॉडल ऑफ एटम, तो उसके अकॉर्डिंग हमें इसमें से ऑप्शन चेक करना है प्यारे बच्चों। अज्यूम दैट एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड, बहुत अच्छी बात। तो बोर मॉडल ने ये बताया, फर्स्ट ऑप्शन ही सही है कि एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू होता है mv/r इज इक्वल टू होता है nh/2π। ये कौन बताया था सबसे पहले, ये बहुत सारा एक्सपेरिमेंट एनालिसिस किया था नील बोर ने, और नील बोर ने बताया कि एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड होता है। पर क्यों होता है, कैसे होता है, कहाँ से आया, ठीक है, मतलब क्यों होता है ये तो नहीं बताया, उसने कैलकुलेट किया
इसको, बट ये क्यों होता है ये मतलब पॉसिबल नहीं था उस वक्त बताना, बट अब हम बता सकते हैं। आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक, ये ऑप्शन गलत है। प्रिडिक्ट द कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा ऑफ एटम्स, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा तो बताता ही नहीं यार, नील बोहर के जो स्पेक्ट्रम होते हैं जब, ठीक है, वो ये गलत है। प्रिडिक्ट द सेम फॉर ऑल टाइप्स ऑफ एटम, ठीक है, तो ये तो गलत है, तो ये ए ऑप्शन ही सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम विल रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट मिनिमम। अब n इज इक्वल टू 1 के लिए, n इज इक्वल टू 1 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के लिए, इसमें से रेडियस मिनिमम को किसकी होगी? तो रेडियस का एक्सप्रेशन क्या है कि रेडियस इज इक्वल टू आर नॉट और n स्क्वायर अपान जेड, और आर नॉट की वैल्यू 0.529 और ये आ जाएगा n स्क्वायर अपान जेड और ये एंगस्ट्रॉन। तो इतनी जो रेडियस है, दिस इज बेसिकली नथिंग, दिस इज द रेडियस ऑफ द जनरल एटॉमिक हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल के लिए रेडियस है। अब n इज इक्वल टू 1 रखोगे, n इज इक्वल टू 1 रखोगे तो ये रेडियस मुझे दिखेगा, ये रेडियस मुझे दिखेगा 0.529, ये रेडियस मुझे 0.529 और अपान z और एंगस्ट्रॉन में होता है। अब ये रेडियस है जब n इज इक्वल टू 1 रखोगे, ग्राउंड पहला ऑर्बिट, ठीक है, तो उसकी रेडियस। अब इसमें से मिनिमम कौन होगा? आर मिनिमम, हमें आर मिनिमम तब होगा जब z की वैल्यू मैक्सिमम होगी, है ना, आर मिनिमम तब होगा जब z की वैल्यू मैक्सिमम। अब z की वैल्यू मैक्सिमम इसमें से किसकी होगी? देखो हाइड्रोजन, लिथियम के लिए z की वैल्यू 3 होगी, ठीक है, सिंगल आयनाइड हीलियम के लिए z की वैल्यू 2 होगी, ड्यूटेरियम हाइड्रोजन का आइसोटोप्स है तो z की वैल्यू 1 है और ये हाइड्रोजन z की वैल्यू 1 है, मतलब ए ऑप्शन सही है, ठीक है, ए ऑप्शन सही है। इसके लिए जो है z पहला ऑर्बिट मिनिमम होगा और होना भी चाहिए यार। इलेक्ट्रॉन जब z बढ़ेगा तो प्रोटॉन की संख्या बढ़ेगी और अगर उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है वो न्यूक्लियस से फिजिकली बहुत क्लोज आ जाएंगे तो रेडियस कम हो जाएगा, है ना, इंटरेस्टिंग कहानी। एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन nth ऑर्बिट, हाइड्रोजन का जो nth ऑर्बिट का एनर्जी है वो En है, तो कहता है एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट ऑफ सिंगल आयनाइड हीलियम का nth ऑर्बिट का एनर्जी कितना होगा? तो ऑर्बिट की जो एनर्जी है, एनर्जी इन nth ऑर्बिट जो होती है वो होती है -13.6 और ये आता है z स्क्वायर n स्क्वायर, इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, इलेक्ट्रोवोल्ट। तो हाइड्रोजन के लिए जब लिखोगे तो ये आ जाएगा -13.6 n स्क्वायर, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन इन nth ऑर्बिट का इक्वेशन ये वाला चीज मिल गया। अब हीलियम के लिए लिखो, हीलियम के लिए लिखोगे तो हीलियम के लिए nth ऑर्बिट का लिखोगे तो हीलियम के लिए En डैश मान लेता हूँ तो -13.6 और z की वैल्यू 2 आ जाएगी हीलियम के, तो ये आ जाएगा 4 और ये n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये वाली जो वैल्यू है वो तो किसके है? वो तो हाइड्रोजन का है, तो ये 4 टाइम्स En, तो हीलियम का जो nth वाली एनर्जी लेवल है हाइड्रोजन का 4 टाइम्स होगा, दैट इज ए ऑप्शन सही है मेरे भाई। चलो, कहता है लाइफ स्पैन ऑफ हाइड्रोजन एटम, एक हाइड्रोजन लाइफ स्पैन ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन, लाइफ स्पैन ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन, ये बता रहा है कि एटॉमिक हाइड्रोजन, ये जानना ये चाह रहा है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन है और वो इलेक्ट्रॉन अगर एक्साइट हो गया n इज इक्वल टू 1 से n इज इक्वल टू 2 से n इज इक्वल टू 3 से n इज इक्वल टू 4, अगर एक इलेक्ट्रॉन ग्राउंड से एक्साइट होकर ऐसे चला गया तो ये बताना चाह रहा है कि उसका लाइफ टाइम कितना होगा। अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया तो वो ग्राउंड में आएगा तो लगभग कितने टाइम, एक्साइट होकर ग्राउंड में आने में कितने टाइम लग जाएगा? तो देखो वैसे तो टाइम जो है ऑन एन एवरेज 10⁻⁸ सेकेंड लगता है, बट ये एवरेज टाइम है यार, इस दुनिया में कोई नहीं बता सकता उसको कितना टाइम लगेगा। इसको ऐसे समझ सकते हो जैसे एक वाइफ है, वाइफ किसी हस्बैंड की कोई वाइफ है, तो वो अगर उसको शॉपिंग मॉल में घुसा दोगे, शॉपिंग मॉल में बोल दो पैसा दे दो और बोल दो शॉपिंग करो जाके, तो इस दुनिया में कोई भी इंसान नहीं बता सकता कि वो शॉपिंग मॉल से शॉपिंग करके घर कितने टाइम में आएगी, ठीक है।
उसको एक न एक चीज़ घटा ही रहता है, ये ले लूँ वो ले लूँ ऐसे, और घर आते आते गोलगप्पे खा लो। तो इस दुनिया में कोई नहीं बता सकता कि वो कितने टाइम में आएगी, वो आधा घंटा में आ जाएगी नाराज होके, या दुकानदार से झगड़े करके 2 घंटे में आएगी, या सामान लेके 4 घंटे लग जाएंगे, ये कोई नहीं बता सकता। उसी तरह से इलेक्ट्रॉन अगर एक्साइट हो गया है तो वो 10⁻⁻1 सेकेंड, 10⁻⁻2 सेकेंड, 10⁻⁻7 सेकेंड में नीचे आएगा, ग्राउंड में आएगा। इस दुनिया में कोई नहीं बता सकता, अनसर्टेन है, ठीक है। तो ऑन एन एवरेज 10⁻⁸ सेकेंड लगता है, तो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड इसको हम कह सकते हैं। तो ये 1 साल तो इट्स सो फनी आंसर। हाँ, 1 साल तक एक्साइट रहेगा, ऐसा नहीं होता यार, 1 घंटे डे, ठीक है, ये वाली चीज। चलो, व्हेन इलेक्ट्रॉन डज ट्रांजिशन फ्रॉम n = 3 to n = 2 इमिटेड इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रम, कहता है इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करता है कहाँ से कहाँ तक भाई, n = 4 से 2 में जाता है, तो इमिटेड स्पेक्ट्रम किस में लाई करेगा। अब हम सबको पता है कि n = 2 में जब जंपिंग होती है, हाँ n = 1 है और ये n = 2 है, n = 3 है, n = 4 है। कहाँ पर जंपिंग हुई है यार, 2 में जंपिंग हुई है। तो अगर 2 में जंपिंग हुई है तो 3 से होगी, 4 से होगी और हायर ऑर्बिट से होगी। तो हायर ऑर्बिट से अगर ये तो बामर सीरीज बनता है, कौन सा बनता है, बामर सीरीज। ये एक आसान क्वेश्चन है, तो बामर सीरीज बनता है। तो बामर सीरीज की फर्स्ट n1 = 2 और n2 = 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, डॉट 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 इनफाइनाइट होगा। तो बामर सीरीज की ये वाली जो है n1 3 से जब 2 में जंपिंग हुई, तो बामर सीरीज की फर्स्ट लाइन, फर्स्ट फोटॉन, फर्स्ट वेवलेंथ, फर्स्ट ट्रांजिशन, और ये सेकेंड लाइन, सेकेंड वेवलेंथ, सेकेंड फ्रीक्वेंसी, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो सेकेंड लाइन बनता है जब n = 2 में जंपिंग होगी, कहाँ से, 4 से। तो n = अगर 4 से अगर 2 में जंपिंग हुई तो बामर सीरीज की सेकेंड लाइन बनती है, सेकेंड लाइन ऑफ बामर सीरीज, दैट इज बी ऑप्शन सही है, बाकी सारे गलत है। चलो, तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा बेहतर तरीके से। तो बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड रहो, एनर्जेटिक रहो और अपना प्रिपरेशन बेहतर तरीके से करते रहो, और सबसे बड़ी बात है अपना खुद का ख्याल अपना खुद रखो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और हमारे साथ जुड़े रहो। ये चैनल अगर आपको अच्छा लगा होगा, ये लेक्चर आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, तो इसको लाइक करो और शेयर कर दो, सब्सक्राइब भी कर दो। तो थैंक्स, अपना बहुत ख्याल रखो। थैंक यू, बाय बाय।